हेलो ऋषि सर, आवाज आ रही है? ऋषि पाठक सर, आवाज आ रही है? ऋषि सर, आवाज आ रही है? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू मिस्टर ऋषि पाठक, और मैं साथ ही साथ सबका वेलकम करना चाहता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सेज ग्रुप की ओर से ऋषि पाठक सर का स्वागत करते हैं। सर करेंट टाइम पे असिस्टेंट रेसिडेंट इंजीनियर है वेबकास्ट लिमिटेड में। सर ने इसके पहले अपनी सेवाएं बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे कि वेदांता, एल&टी ग्रुप में दी हुई हैं। सर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो आइए, ओवर टू यू मिस्टर ऋषि पाठक सर। वेलकम सर। थैंक्स दीपक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह है, एंड सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एंड इन दिस कमिंग, मतलब जो अपनी फ्यूचर इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट
बट मैं उसको डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। वैसे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत सारी फील्ड्स में काम आता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में या फिर मैकेनिकल इंडस्ट्री में या फिर इलेक्ट्रिकल में, और और भी बहुत तरीके के जितने भी जहाँ पे भी हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। तो आई विल स्टार्ट विथ व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी वर्क को परफॉर्म करती है, जैसे कि इन सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स अगर हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं या फिर कोई रोड का प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी ऑपरेशंस का प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम जिसमें मैन पावर इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है, एंड उसमें बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व है, और उसको स्टार्ट से लेके कंप्लीट करने तक की जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है या जिस तरीके से उसे हम लोग बनाते हैं या उसमें हम लोग वर्क करते हैं, वो एक प्रोजेक्ट कहलाता है। इट उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, वो उसमें मैन पावर उसमें लगी होती है, उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, और वो भी हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या फिर हर एक साइट टू साइट या हर एक लोकेशन टू लोकेशन वो चीजें वेरी करती हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या किसी भी तरीके का कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के कंस्ट्रेंट्स, अलग अलग तरीके की प्लानिंग और अलग अलग तरीके की साइट्स के हिसाब से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें टेम्परेरी या फिर यूनिक तरीके की जो सिचुएशंस आती हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कि जहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर मशीनरीज की बहुत ज़्यादा कमी है या मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस चीज़ को अपने प्लानिंग में रखते हुए हम लोग कैसे प्रोजेक्ट को सही टाइम पे लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में आती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट के क्या क्या किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग को जनरली देखने मिलते हैं। कोई भी नया टाइप का प्रोडक्ट बनाना, किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज करना, या फिर कोई नए नए तरीके के, मतलब ये अलग अलग सेक्टर्स के प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग देखते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बहुत अलग अलग तरीके के हम लोग देखने मतलब मिलते ही रहते हैं कि इस साल ये वाले प्रोडक्ट लॉन्च हुए, ये वाले प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं और सारे लोगों के सामने होती हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनाना या फैसिलिटी बनाना, हमारे सामने वाटर सप्लाई सिस्टम्स होते हैं या फिर कोई बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें हम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है चार चार सबसे मेन पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला पैरामीटर होता है टाइम, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंस्ट्रक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग कहीं पे बनाने जा रहे हैं, कोई भी रेसिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, या किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो सकती है, तो उस 10 फ्लोर की बिल्डिंग को बनाने में हमारा टाइम टाइम फ्रेम जो है वो मान लीजिए 2 साल का है या 2.5 साल का है। देन वी हैव टू प्लान दैट 10 फ्लोर्स बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट ऑफ दैट, मतलब टाइम लिमिट में उसको हम लोगों को परफॉर्म करना है, और उसकी प्लानिंग उसी तरीके से करनी है कि उसमें जो हमारा टाइम फ्रेम है उसमें पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाए। अब किसी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो
कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग और उसका एस्टिमेशन। तो एस्टिमेट करना कि वो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, उस बिल्डिंग में मटेरियल कितना लगेगा, उस बिल्डिंग में मैन पावर कितना लगेगा, उस बिल्डिंग में मशीनरी कितनी लगेगी और कौन सी मशीनरी या फिर कितना मैन पावर किस टाइम में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम लोग कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज शुरुआत में मैंने बोला कि अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और कुछ चीजों की कम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो इफ इट इज ब्रिज ओवर अ रिवर, अगर रिवर ओवर ब्रिज है तो उसमें इन द स्टार्टिंग पीरियड उसमें ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा से ज्यादा हमें मशीनरीज लगती है। देन सेकेंड, अगर हम लोग उसमें थोड़े टाइम बाद जाके अगर देखें तो वहां पे मटेरियल एंड मैन पावर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हमें मैन पावर मशीनरी के साथ साथ जितना भी हमारा जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं या फिर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्रिज में हम लोग देखेंगे तो प्रीकास्ट गर्डर्स यूज होते हैं, उसमें प्री स्ट्रेसिंग की जरूरत होती है, प्रीकास्ट प्री स्ट्रेसिंग की मशीनरीज की जरूरत होती है। तो इस टाइप की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को भी हम लोग को ध्यान में रख के उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है उस पीरियड में, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कि उस टाइम फ्रेम में हमें वो काम खत्म करना है और किस समय में किसकी ज्यादा जरूरत हो। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में planning and estimation is the first and basic part of that, and then एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वर्क में उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डायरेक्शन और उसी चीज का कंट्रोल। देन उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट का कि मान लीजिए हमारे पास में 100 करोड़ रुपए है, अब वो 100 करोड़ में ही हमें वो चीज को मैनेज करना है। उसका एस्टिमेट हमने इनिशियली बनाया था, लेकिन बाद में जाके हो सकता है कुछ कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ कहीं पे कॉस्ट ज्यादा लग रही हो, तो उस समय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कि जहां पे हम लोग उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो वो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ऐसे ही मैंने आगे की चीजें बताई कि मटेरियल मैनेजमेंट, इक्विपमेंट मैनेजमेंट के कौन से टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक कंपनी के 4 काम चल रहे हैं एक स्टेट के अंदर और वहां पे उस स्टेट में चारों सिमिलर तरीके के वर्क हैं, तो उसका मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर लेबर का मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि वो चारों काम में उस अपने रिसोर्स को, इस इन सब चीजों को रिसोर्स बोलते हैं। जैसे जो भी मैनेजमेंट में हमारे काम आते हैं, जो मटेरियल है या इक्विपमेंट है या लेबर है, ये सारे हमारे रिसोर्स होते हैं। तो इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हर एक डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे प्रॉपर तरीके से हो पाए और बहुत ही इकोनॉमिकल वे में हो पाए। इकोनॉमिकल अपने इंडिया में इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज किसी भी चीज को हम लोग ओवर बजट नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो उस चीज को इकोनॉमिकल वे में कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन उस इंडस्ट्री का जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो व्यू है या मैनेजमेंट का जो चीजों को टैकल करने का स्ट्रेटेजी है, वो सारी की सारी प्रॉपर होनी चाहिए। अब नेसेसिटी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्यों है? हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, देन सुपरवाइजर्स वर्क करते हैं, मशीनरी ऑपरेटर्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एंड देन उनके भी लेबर्स होते हैं। तो इन सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? ये तो सारे के सारे अपना अपना काम कर ही रहे हैं, बट व्हाट इज द यूज ऑफ अ मैनेजर इन बिटवीन देम? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज। अलग अलग जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करते हुए प्रॉपर टाइम पीरियड में
इन सारे के सारे एजेंसीज को प्रॉपर टाइम पे वर्क करवाना, ये एक मैनेजर का काम होता है। और उसी के साथ साथ इकोनॉमिकली उन चीजों को हैंडल करना और उन चीजों को मॉनिटर करना। देन उस जो काम चल रहा है उसको इकोनॉमिकली भी वायबल बनाना, एंड देन उसके साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है और कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो भी प्रॉपर तरीके से रखना। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया तुम लोग के साथ में, कि कंप्लीशन विद इन टाइम बजट, विद इन टाइम फ्रेम, विद इन एस्टिमेटेड बजट, एंड क्वालिटी शुड बी गुड। देन स्पेसिफिकेशंस के साथ में काम करना, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस, आईएस कोड, ये सारी चीजें भी हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं, और उन स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी के साथ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, बजट एंड क्वालिटी के अलावा, वो होता है सेफ्टी। तो हमारे जितने भी लेबर्स या वर्कर्स या मशीनरी ऑपरेटर्स या जितने भी सुपरवाइजर साइट पे काम करते हैं, उन लोगों की सेफ्टी की जो जिम्मेदारी होती है वो भी एक इंजीनियर या फिर एक मैनेजर की ही होती है। एंड देयर आर सो मेनी सेफ्टी पैरामीटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी देयर एट साइट। सो these all things are also important for a manager to handle at the time of execution of a project. Then there are different phases जिसमें हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला वर्क आता है कि उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है एंड व्हाट इज द स्कोप। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग किसी एक टाउन की वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, तो उस प्रोजेक्ट की वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, कितने मतलब वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हमारे जितना भी एरिया है, जितने भी पॉपुलेशन है, उन सबको पानी पहुंच जाए उनके घरों में। तो उस पर्टिकुलर सिटी में कितना एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है, कितने की रिक्वायरमेंट है, how much population is already have the supply lines in their areas, कितने एरियाज में सप्लाई लाइंस अभी नहीं है। ये सारी चीज को हम लोगों को पहले उसको रिक्वायरमेंट को उसको एस्टिमेट करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद उसकी एस्टिमेशन या फिर उस चीज का एक स्कोप तैयार होता है कि इस प्रोजेक्ट में इतने का स्कोप है, इतनी हम लोगों को पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इतना इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। देन उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करनी पड़ती है कि प्लानिंग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कैसे करनी है, उस चीज की शेड्यूलिंग कैसे करनी है। एंड देन उसके बाद आती है उस जितनी भी हमने प्लानिंग करी है, शेड्यूलिंग करनी है, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टाफ को हमें ऑर्गेनाइज करना, जितना भी हमें स्टाफ को रखना है उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारी चीजों को भी हमें मैनेज करते हुए फिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, उस प्रोजेक्ट को उस तरीके से कंट्रोल करना, देन उसको कोऑर्डिनेट करना, एंड proper communication between all the different parties which are working for that project. अब what are the different parties which are working in a particular any type of project, तो वो एक अलग पार्ट है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितनी कितनी पार्टीज कितनी ऑर्गेनाइजेशंस या कितनी उस कितनी फर्म्स उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई पब्लिक यूटिलिटी का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो भी फंडिंग एजेंसी होगी वो एक पार्टी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो एक पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट है तो वो एक पार्टी है। देन अगर पब्लिक रिलेटेड काम है तो उसमें हो सकता है कि कोई नगर निगम या फिर जिसको यूएलबी बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज इन्वॉल्व हो, या फिर अगर कोई नगर अगर कोई छोटी जगह का काम है तो नगर पालिका या नगर परिषद इन्वॉल्व हो। देन उसके साथ उन लोगों ने कोई कंसल्टेंट्स हायर किए हो तो वो एक पार्टी इन्वॉल्व है। देन
उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा ऑर्गेनाइज करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में एंड उसको हैंडल करने के लिए। देन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आता है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें एजुकेशनल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्टेट्स, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज, ये सारे के सारे जो अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, और लाइक पावर प्लांट्स या फिर स्टील इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैवी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ रिफाइनरीज के होते हैं, कंज्यूमर गुड फैक्ट्रीज होते हैं। देन कुछ स्पेशल पर्पस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर स्पेशल टाइप का प्रोजेक्ट है फॉर जैसे कि अगर कोई केबल स्टेट ब्रिज है, कोई कनेक्शन बिटवीन टू रीजन्स ऑफ अ सिटी, वो एक स्पेशल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं। ये सारी की सारी स्टेजेस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं, और उनमें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है फॉर द फास्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल द फेसेस इन अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्टिंग में कोई ब्रीफिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो ब्रीफिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट है उसका स्कोप, उसका एस्टिमेशन, उसका प्लानिंग, ये सारी की सारी चीजें उसकी ब्रीफिंग स्टेज में आती हैं। देन सेकेंड स्टेज जो हम लोग अपने करिकुलम में पढ़ते भी हैं, दैट इज डिजाइनिंग स्टेज। तो डिजाइनिंग, व्हाट इज डिजाइनिंग? डिजाइनिंग इन सिविल इंडस्ट्रीज के जो प्रोजेक्ट का हम लोग ने प्लान किया है, जो उसका एक स्कोप तैयार किया है, या उसका एक ब्रीफ तैयार किया है, या एक प्रिलिमिनरी एक एस्टिमेट तैयार किया है, उसकी डिटेल में जाने के लिए हमें उस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की जरूरत होती है। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर रोड का एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए किसी हाईवे का प्रोजेक्ट है, तो डिजाइनिंग का मतलब है कि देयर मे बी सम सर्वेज ऑलरेडी डन इन दैट एरिया। तो उस जो सर्वे किए गए होंगे उसमें कुछ 2 या 3 रूट मैप्स तैयार किए गए होंगे कि इस अलाइनमेंट से भी हम जा सकते हैं, दूसरे अलाइनमेंट से भी जा सकते हैं, तीसरे अलाइनमेंट से भी जा सकते हैं। तो उन 3 अलाइनमेंट्स में से किस अलाइनमेंट को हम फाइनल करेंगे, वो डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पे, उसके टाइम फ्रेम पे एंड उसके लैंड यूज पे। उसमें एक अलाइनमेंट नंबर 1 में कितनी कॉस्ट लगेगी, अलाइनमेंट नंबर 2 में कितनी कॉस्ट लगेगी, अलाइनमेंट नंबर 3 में कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सारी चीजें जब हम लोग निकालेंगे तो उसकी फिर वो चीजें कैसे निकलेंगी, वो चीजें उसकी डिजाइन से निकलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर कहीं अलाइनमेंट नंबर 1 से हम लोग जा रहे हैं तो उसकी डिजाइन जब हम लोग करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिजेस मान लीजिए 3 ब्रिज हैं या 4 ब्रिज हैं, अलाइनमेंट नंबर 2 में 6 ब्रिज हैं, अलाइनमेंट नंबर 3 में 1 ब्रिज है लेकिन एक टनल है। तो ये सारी डिटेल डिजाइन के बाद में हमें उसकी कॉस्ट पता चलेगी, उसका टाइम फ्रेम पता चलेगा, एंड देन उसमें हम लोग इकोनॉमिकली वायबल तरीके से, इकोनॉमिकली वायबल का मतलब है कि मान लीजिए अगर टाइम कम लग रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, बट वो टाइम कम लगने की वजह से हमारी आगे जाके काफी सारी कॉस्ट सेव हो सकती है, तो हम लोग इकोनॉमिकली वायबल देखना पड़ेगा कि कौन सा रूट सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल होगा और सबसे ज्यादा बेटर होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल और बेटरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी सारी चीजें डिजाइनिंग स्टेज में आती हैं। एंड डिजाइनिंग में कुछ और डिटेल में आ जाता है, जैसे हम लोग जो स्ट्रक्चरल या स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, वो सारी चीजें भी डिजाइनिंग स्टेज में आती है। देन थर्ड पार्ट इज टेंडरिंग स्टेज। टेंडरिंग का मतलब है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट, अब हमारे क्या है कि अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स में कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं, कुछ
स्पेशल कंडीशंस होती हैं। जनरल कंडीशंस का मतलब है कि अगर किसी एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसमें जनरल कंडीशंस सारी की सारी बिल्डिंग्स में ऑलमोस्ट सेम होंगी। फॉर एग्जांपल उसमें ब्रिक्स का यूज या फिर कंक्रीट का यूज, या उसमें इंटीरियर्स का यूज, उसमें इंटीरियर के मटेरियल्स का यूज, उसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का यूज, या उसमें वाटर सप्लाई का यूज, उसमें सीवरेज सिस्टम का यूज, ये सारी की सारी चीजें होंगी वो उसमें जनरल होती है। किसी भी अगर दो टाइप की कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें, या फिर दो टाइप की इंस्टीट्यूशनल, या फिर दो टाइप की रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो इन सब में जो जनरल कंडीशंस होती हैं वो सेम होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। स्पेशल कंडीशंस जो कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर दो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसमें एक बिल्डिंग में हाइट ऑफ फ्लोर जो है दैट इज 3 मीटर, एंड सेकेंड में हाइट ऑफ फ्लोर इज 3.3 मीटर। तो जनरली अगर हम लोग सारी बिल्डिंग्स में 3 मीटर यूज कर रहे हैं, बट इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, अगर किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में हाइट ऑफ फ्लोर 3.3 मीटर यूज कर रहे हैं, दैट विल बी इन स्पेशल कंडीशन ऑफ द टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो एक मैंने बहुत ही ब्रीफ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया टेंडरिंग स्टेज में क्या होता है। टेंडरिंग स्टेज का बेसिकली मतलब है कि जहां पे हमारा जो स्कोप है, हमारी जो डिजाइन है, हमारा जो एस्टिमेट है वो तैयार हो गया है, और उसको अब किसी पार्टी को हमें अलॉट करना है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जैसे कि अगर मान लीजिए पीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट है, वो वर्क कर रहा है और उसको कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्ड या कोई कमर्शियल या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनानी है, तो उसने स्कोप तैयार कर लिया है, उसने डिजाइन कर लिया, उसने एस्टिमेट कर लिया है, देन वो एक टेंडर फ्लोट करेगा, जो देखा होगा जनरली अखबारों में, पेपर में आता है। देन वो पेपर में कॉन्ट्रैक्टर्स देख के उसको एनालाइज करेंगे, उसमें अपनी बिड भरेंगे, एंड बिड भरने के बाद में किसी एक पार्टी को वो टेंडर मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है वो टेंडरिंग स्टेज होती है, एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेज, एंड देन कमीशन स्टेज। कंस्ट्रक्शन एंड कमीशन स्टेज यू नो वेरी वेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट एजेंसीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जिसमें कि एक ओनर होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, तो उसमें ओनर जो होगा वो गवर्नमेंट होगा। देन ओनर विल हायर एन इंजीनियरिंग टीम और टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स for the design, for the planning, for the estimate, for the scope finalization of that particular building. तो इस चीज की एक फाइनलाइजेशन के लिए कोई इंजीनियर की टीम या फिर आर्किटेक्ट्स की टीम हायर करेगा, एंड देन टेंडरिंग के बाद में कोई कॉन्ट्रैक्टर उस चीज को कंस्ट्रक्ट करेगा। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट जो है ओवरऑल, वो होता है प्रोजेक्ट फेसेस, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जैसे कि प्रोजेक्ट में अलग अलग फेज, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, उसकी एक साइकिल होती है। तो उसमें स्टार्ट टू एंड, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ स्कोप फाइनलाइजेशन टू द कमीशनिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एक साइकिल होती है। ये एक अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आता है। देन प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि उसमें कौन कौन उस प्रोजेक्ट से कौन कौन इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। देन ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस प्रोजेक्ट में इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कि अगर कोई टूरिज्म का कोई प्रोजेक्ट है, कहीं पे टूरिस्ट प्लेसेस अगर हमें वो डेवलप करना है, कोई टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करना है, तो उसमें एमपी टूरिज्म या कोई भी टूरिज्म की जो एजेंसीज होंगी वो भी उसमें पार्ट लेंगी या इन्फ्लुएंस अपना रखेंगी। देन की जनरल मैनेजमेंट स्किल्स जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मैन पावर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, स्टाफ का सिलेक्शन या उसका मैनेजमेंट, ये सारी की सारी जनरल मैनेजमेंट स्किल्स में आता है। एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो,
And last is social, economic and environmental influences. Like अगर किसी एक प्रोजेक्ट का वहाँ के सोशल लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, या वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है, या वहाँ के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये भी एक बहुत मेजर पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानने का, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग करने का। लाइक सोशल इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों ने वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट किया। अब उस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के सोशल एनवायरनमेंट में डिफरेंस आएगा। वहाँ पे पहले पानी की प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे टैंकर्स जाया करते थे, या पानी बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन प्रोजेक्ट फेज के बाद में वहाँ पे वहाँ की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, वहाँ पे पानी मिलने लगा। सिमिलरली इकोनॉमिकल वे में अगर किसी एक गांव में अगर कोई एकदम से कोई पावर प्लांट बन जाए, तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली एक अगर एनवायरमेंटल की बात करें, तो सेम अगर किसी एक एग्रीकल्चर लैंड में कोई एक इंडस्ट्री बन जाती है, तो उसके एनवायरमेंट में भी इफेक्ट पड़ते हैं, या चेंजेस होते हैं, या इन्फ्लुएंस होता है। I'll skip to this. स्टेक होल्डर्स में बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, कस्टमर है, परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व लोग हैं वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। एंड देन मैंने जनरल मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बताया था कि जनरल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, उसका उस प्रोजेक्ट का फाइनेंस, उस प्रोजेक्ट में जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है या उसमें कितना भी खर्चा हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग। अब सेल्स एंड मार्केटिंग ये थोड़ा सा एक पर्टिकुलर सेक्टर से ही वो होता है, जिसमें अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें हमें प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के बाद उसे सेल करना हो, या उसको मार्केटिंग करनी हो, या सेल करना हो, तो उनमें ये सारी सारी जनरल स्किल्स होती हैं। देन मेन स्किल्स आर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट स्किल्स। उसमें सारी सारी चीजें आती हैं फॉर दिस, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क से लेके उसमें प्रिक्योरमेंट फेज आता है, उसमें डिप्लॉयमेंट फेज आता है। प्रिक्योरमेंट का मतलब है कि जो भी हम लोग की रिक्वायरमेंट है किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी की सारी प्रिक्योरमेंट के अंडर आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें टाइम टू टाइम मटेरियल की सप्लाई चाहिए, हमारे पर्टिकुलर टाइम पे उस मटेरियल का वहाँ साइट पे होना बहुत जरूरी है, या ये सारी चीजें हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आती हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए कि जिस टाइम जिस चीज की साइट पे जरूरत हो वो चीज वहाँ पे अवेलेबल मिल जाए, जिससे कि कोई भी टाइम जो हो वो बेकार ना जाए। मैनेजिंग वर्क रिलेशंस, ये भी एक जनरल मैनेजमेंट स्किल है जो कि हर एक सेक्टर में काम आती है, नॉट ओनली इन सिविल इंजीनियरिंग बट इन ऑल अदर सेक्टर्स ऑल्सो। जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर मोटिवेशनल जैसे कि हमारे जो भी स्टाफ हु आर वर्किंग एट द साइट और हु आर वर्किंग विद अस, तो उनमें एक टीम बिल्डिंग की भावना या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना होना और इस तरीके की चीजें भी ये जनरल मैनेजमेंट स्किल्स में आता है। उसी के साथ साथ कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस ना हो साइट पे, बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, और स्मूथ तरीके से जितने स्मूथ काम हो सके उतना हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, देयर आर so many problems which we face at the time of construction, at the time of execution of any project। तो ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं हमारे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, साइट टू साइट, लोकेशन टू लोकेशन, एरिया टू एरिया, या फिर पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे मैनेजमेंट में कोई एक सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको हैंडल करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, उनके हिसाब से वर्क करना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये कोई भी एक पर्टिकुलर
इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये एक इसकी गाइडलाइंस है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं है, बट गाइडलाइंस सिर्फ क्या है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है, हमारे आईएस कोड्स, हमारे स्पेसिफिकेशंस, हमारी जो भी पर्टिकुलर साइट पे उस चीज की डिजाइन हुई है, वो ये सारी की सारी हमारी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। और अगर कोई पर्टिकुलर साइट पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो उसको उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना है या फेस करना है। सर हेलो सर, Yes. sorry to हाँ। interrupt you. Sir, only 2 to 3 minutes left. Please conclude. I know, sir. There is प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो होती है, प्रोसेस क्या है कि जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 5 जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस की, वो सारी की सारी अगर you will work deeply on these 5 processes, then you will understand more about project management, जिसमें initiating, planning, executing, controlling and closing processes। तो ये 5 अलग अलग फेसेस हैं या प्रोसेसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इनको you have to read deeply, you have to learn deeply, and these all things you will learn practically only। and these मतलब बहुत सारी चीजें क्या है कि किताबों में you cannot find and you cannot learn। you have to go to site, you have to learn, you have to talk to some engineers, you have to go to talk to some managers who are working already at sites, एंड उन लोग की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोग कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कैसे अलग अलग उसमें जाते हैं, देन मींस यू कैन एक्चुअली नो अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं चाहता हूँ किसी भी पार्टिसिपेंट से यदि कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं उनसे। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, हाँ जी। पीपल्स मैनेजमेंट कम्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वेश्चन पूछ रहा है सर। हाँ, डेफिनेटली पीपल्स मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें जितने भी पीपल्स या फिर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कलीग हैं या फिर हमारे लेबर्स हैं, जैसे मैंने बोला था कि जो